क्या आप जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में भी एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जिसने पति पत्नी के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। बीच सड़क पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोगों के पांव तले से जमीन निकल गई। आज की ये कहानी एक ऐसे ही केस के बारे में है जब पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत पत्नी की उम्र को ही रोक देता है। हाय हेलो गाइज, आई एम अली। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सुनीता शेरावत मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक बिहारी का इलाका है बुआना करके। 29 अक्टूबर 2018 का दिन था। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। धीरे धीरे दुकानें खुल रही थी, सड़कों पर चहल पहल बढ़ रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे। इसी में 38 साल की एक औरत दिल्ली के बोहाना इलाके से अपनी स्कूटी पे बैठ के घर के लिए निकलती है। ये एक स्कूल टीचर थी और सोनीपत के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी। इनके घर से स्कूल 20 से 25 किलोमीटर दूर था। ये अपनी स्कूटी से ही स्कूल आती जाती थी। ऐसे ही रोज की तरह 29 अक्टूबर 2018 को मंडे का दिन था। सुबह के 7 बजे ये सरकारी टीचर अपनी स्कूटी से स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद एक जगह इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। रास्ता थोड़ा सुनसान था लेकिन 2-4 लोग आ जा रहे थे। इसी समय एक गाड़ी यहाँ से गुजरती है। गाड़ी में एक भले इंसान बैठे हुए थे। उन्होंने सड़क के बीच में कुछ लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखते ही वो गाड़ी से निकलकर वहाँ जाते हैं। वहाँ पर एक औरत सड़क पर गिरी हुई थी। ये देखने में एक सड़क हादसे का मामला लग रहा था। हादसे को हुए 1 से 1.5 मिनट ही हुए होंगे। इतने में ये भले इंसान वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने बिना देरी किए कुछ लोगों की मदद से इस औरत को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उनको लग रहा था कि ये एक सड़क हादसा है, पर इस औरत को कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। बस सीने और पेट से खून निकल रहा था। इन्हें शक हुआ कि किसी गोली का निशान तो नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाते समय इनको कुछ ऐसी आवाजें आई भी थी। ये शख्स इस बारे में इतना सोचते नहीं हैं। तुरंत ही इस औरत को और इनके बैग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इनकी स्कूटी किसी ने वहीं सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस की एक टीम हादसे वाली जगह पे पहुंची और दूसरी टीम हॉस्पिटल आ जाती है। गाड़ी वाले शख्स ने औरत का बैग पुलिस को दे दिया। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इस केस को तुरंत देखते हैं और पुलिस को बताते हैं कि इस औरत को गोलियां लगी हैं, 2 सीने में और 1 पेट में। पुलिस अब इसके बैग को चेक करती है। इसमें इस औरत का आईडी कार्ड और फोन मिलता है। इसके अलावा कुछ पैसे भी होते हैं। आईडी कार्ड में इस औरत का नाम लिखा हुआ था सुनीता शेरावत। फोन से सुनीता के पति के बारे में पता चलता है। पुलिस पति को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। सुनीता के पति का नाम मंजीत शेरावत था और ये एक प्रॉपर्टी डीलर थे और इनके 2 बच्चे थे, 16 साल की एक लड़की और 8 साल का एक बेटा। मंजीत अच्छा कमा रहे थे, घर भी ठीक ठाक था और पैसों की कोई कमी भी न थी। इनको पुलिस फोन करती है और पूछती है कि क्या आपकी पत्नी का नाम सुनीता है, और इस रास्ते से वो कहीं जा रही थी। पति मंजीत हाँ में हाँ बरते गए। पुलिस इनको आगे से कहती है कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, आप इस हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुँचे। पति बदहवास होकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ इनको पता चलता है कि इनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। मंजीत रोने धोने लगता है कि घर पे 2 बच्चे हैं, इनको क्या जवाब देंगे। कुछ देर के बाद बच्चों तक ये खबर पहुँचा दी जाती है। ये लोग भी हॉस्पिटल आ गए। जब पुलिस हॉस्पिटल में आई थी तो इन्हें तो बस यही लगा था कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि इनको गोलियां लगी हैं तो ये एक कत्ल का मामला बन गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कत्ल हुआ क्यों? क्या ये सब लूटपाट के लिए हुआ? पर सुनीता ने सोने का मंगलसूत्र और कान की बालियों जैसे जेवर पहन रखे थे। साथ ही इनके बैग से फोन और कुछ पैसे भी मिले थे। इन चीजों से लगा कि ये लूटपाट की वारदात नहीं हो सकती। ये किसी भी एंगल से एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। तो क्या ये सब कुछ दुश्मनी की वजह से हुआ? पर एक स्कूल टीचर की क्या दुश्मनी हो सकती थी जिसने गोलियां चलवा दी? पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इनकी मौत गोलियां लगने की वजह से हुई। इसके बाद बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। हादसे के वक्त वहां मौजूद कुछ लोग ये बयान देते हैं कि हेलमेट पहने 2 बाइक सवार स्कूटी को रोकते हैं और 3 गोलियां सुनीता को दाग देते हैं और इसके तुरंत बाद ही वो लोग वहां से गायब हो गए। चूँकि उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे इसलिए उनके चेहरे नहीं दिख पाए। अब पुलिस सुनीता के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और साथ में ही इसके पति से बातचीत करना शुरू करती है। दोनों के मोबाइल्स की कॉल डिटेल्स, लोकेशन सब कुछ पता किया जाता है। मंजीत अपनी पत्नी के जाने से बिल्कुल टूट चुका था। पुलिस इसकी हालत देखकर इस पे दबाव नहीं डालती। हादसे के वक्त सुनीता की लोकेशन उसी सड़क की थी और मंजीत की अपने घर की। कॉल डिटेल से भी कोई शक की चीज नजर नहीं आई। पुलिस वाले मंजीत के घर आते हैं उससे पूछताछ के लिए। उन्होंने सुनीता के कमरे की तलाशी भी ली, शायद यहाँ से कोई क्लू मिल जाए। खोजते खोजते उनको सुनीता की पर्सनल डायरी मिलती है।
है। इसके बाद सुनीता के घर वालों से, मंजीत के घर वालों से, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। सुनीता की जो बेटी 16 साल की थी, इससे अपनी मम्मी के बारे में पूछा जाता है। बेटी और सुनीता के घर वाले कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिसकी वजह से पुलिस का सारा शक सीधा मंजीत पे आ गया। पुलिस को जो सुनीता की डायरी मिली थी उसमें भी सुनीता ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया था जैसा इसके घर वालों का कहना था। पुलिस जब मंजीत की कॉल डिटेल्स पर ध्यान देती है तो उसमें एक लड़की का नाम सामने आता है। मंजीत इस लड़की से अक्सर बात करता था। इस लड़की का नाम एंजल गुप्ता था। पुलिस अब इस लड़की के बारे में पता करती है। एंजल गुप्ता का असली नाम शशि था। ये लड़की दिल्ली की रहने वाली थी। इसकी माँ एक गवर्नमेंट जॉब करती थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट से इनको एक घर भी मिला हुआ था जहाँ ये रहती थी। एंजल के बचपन में ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद फादर के एक दोस्त ने इसकी परवरिश का जिम्मा उठा लिया। वो इसको अपनी बेटी जैसा ही मानते थे और बाप होने का सारा फर्ज निभाते थे। एंजल को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। जब वो 20 या 22 साल की हुई तो उसने अपनी माँ से इजाजत मांगी कि वो एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती है। माँ ने बात मान ली और एंजल को मुंबई भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शशि मुंबई आती है जहाँ इसने अपना नाम तब्दील करके शशि से एंजल गुप्ता कर लिया। अब ये भी आम स्ट्रगलर्स की तरह स्ट्रगल करने लगी। इसे कभी कभी छोटे मोटे रोल मिल जाते थे। इसने शक्ति कपूर के साथ एक फिल्म में आइटम सॉन्ग भी किया। धीरे धीरे इसका नाम बढ़ रहा था। इस आइटम सॉन्ग के बाद अक्सर बॉलीवुड की पार्टीज में ये जाने लगी। ऐसी पार्टीज में बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स आते थे, जिस वजह से कोई भी स्ट्रगलर्स एक्टर ऐसी पार्टी मिस नहीं करना चाहता था। यहाँ पर लोग एक दूसरे से जान पहचान बनाते थे जिसमें सबका फायदा होता था। एंजल गुप्ता इसी तरह हर पार्टी में आती जाती थी। 2012 के आसपास एंजल अपने घर आई हुई थी। ये यहाँ के एक क्लब में जाती है। उसी क्लब में मंजीत भी आया हुआ था। रात काफी हो चुकी थी। धीरे धीरे लोग जाने लगे थे और क्लब में भी बहुत थोड़े ही लोग बचे थे। 12 से 1 बजे के बीच एंजल भी अपने घर के लिए निकलती है। जब ये क्लब से बाहर आई तो कुछ दूरी पर 2-3 गुंडे एंजल से उसका सामान लूटने की कोशिश करते हैं। इसको डराते धमकाते हैं। इत्तेफाक से मंजीत भी उसी वक्त क्लब से बाहर आया। उसने इन गुंडों को देख लिया। कुछ लोगों की मदद लेकर गुंडों को भगा दिया जाता है। यहाँ पर एंजल और मंजीत की बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पहली मुलाकात होती है। मंजीत ने इस लड़की की जान बचाई थी। इस वजह से एंजल इससे इम्प्रेस हो जाती है। ये दिखने में बहुत प्यारी थी तो मंजीत भी पिघल गया और भूल गया घर पर एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब फोन पे इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। बातें करते करते इनकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। इसी दौरान जब एंजल दिल्ली में रहती तब तक दोनों मिलते रहते। फिर एंजल मुंबई आ गई। जब भी कभी मंजीत का प्रॉपर्टी बिजनेस ठीक नहीं चलता या फिर इसे पैसों की जरूरत होती तो एंजल इसकी मदद किया करती थी। इसी बात से वो एंजल को पसंद करने लगा था। वक्त के साथ मंजीत और एंजल एक दूसरे से प्यार करने लगे, शादी करना चाहते थे। जब भी एंजल दिल्ली आती तो दोनों जरूर मिलते। मंजीत तो अपना घर भी छोड़ देता था। वो एंजल के घर पर ही रहता था। 5-5 महीनों तक ये घर भी नहीं जाता था। इधर इसकी पत्नी को सब कुछ अकेले ही देखना पड़ता था। इसको लगता था कि पति बिजनेस के सिलसिले में घर से दूर है। मंजीत और एंजल के बीच सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी मंजीत की पत्नी। सुनीता के रहते मंजीत शादी नहीं कर सकता था। एंजल इसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाने लगी। एक दिन मंजीत अपनी पत्नी सुनीता से डिवोर्स लेने का मुतालबा करता है। सुनीता को अचानक बहुत बड़ा धक्का लगा। डिवोर्स के बाद वो दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? डिवोर्स की वजह जानने के लिए सुनीता ने मंजीत से बात की तो ये ठीक से कुछ बता नहीं पाया। धीरे धीरे जब सुनीता ने पति की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया तो इसे पता चलता है कि मंजीत एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और सुनीता को एंजल गुप्ता के बारे में पता चल गया। 2014 में इन्हें ये बात पता चल गई थी। इसके बाद अक्सर पति पत्नी के दरमियान झगड़े होने शुरू हो गए। सुनीता अब दुखी रहने लगी। ये अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। सुनीता ने अपने घर वालों को फोन करके मंजीत की सारी सच्चाई बता दी। सुनीता के भाई एंजल के घर जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मंजीत से दूर रहे ताकि उसकी बहन का घर न टूटे, लेकिन एंजल उनकी बात नहीं मानती और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। 2018 का साल आ गया। मंजीत और एंजल के अफेयर को अब 6 साल हो चुके थे। ये अब मंजीत से शादी करना चाहती थी। अब इसने शादी का प्रेशर और भी बढ़ा दिया। एंजल अपने मुंह बोले बाप राजीव को भी अब मंजीत के बारे में बताती है। राजीव अच्छे खासे पैसे वाले थे। ये भी जानते थे कि मंजीत की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी अपनी मुंह बोली बेटी एंजल के लिए मंजीत को कबूल कर लेते हैं। इनका बस यही मानना था कि इनकी बेटी खुश रहे। जून 2018 में एंजल मंजीत से कहती है कि इस बार इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी और पूरा दिन मंजीत को इसके साथ ही रहना है। ये करवा चौथ 27 अक्टूबर को था, लेकिन अब मंजीत के लिए प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसकी पत्नी भी करवा चौथ का
व्रत रखती है और वो कहीं सालों से रख रही है। उसे छोड़कर कैसे एंजल के पास आएगा? अपने पति के बिना तो सुनीता व्रत नहीं तोड़ने वाली। ये सब सुनकर एंजल मंजीत से झगड़ा करने लगती है। मंजीत इसे समझाते हुए कहता है कि इस बार का करवा चौथ का व्रत इसकी पत्नी का आखिरी व्रत होगा। अगली बार ये एंजल के साथ ही करवा चौथ मनाएगा। एंजल के मुंह बोले बाप राजीव भी दोनों का साथ दे रहे थे। अब ये हुआ कि आखिर किया क्या जाए, सुनीता को रास्ते से कैसे हटाया जाए। मंजीत ने कहीं से सुन रखा था कि कुछ सुपारी लेकर कत्ल करने वाले गुंडे भी होते हैं, शायद वो ये काम कर सकते हैं। अब सुपारी के कातलों के बारे में पता लगाया जाता है। ऐसे दो लोगों के बारे में पता चलता है। राजीव ने अपने ड्राइवर को इन कातलों के पास भेजा डीलिंग करने के लिए। वो लोग कत्ल के लिए 18 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। एंजल उन्हें रिक्वेस्ट करते करते 10 लाख पे ले आती है। 10 लाख में डील फिक्स हो जाती है। अब 23 अक्टूबर को मंजीत, एंजल, राजीव और राजीव के ड्राइवर और वो दो सुपारी के कातल सभी साथ में मिलते हैं। एंजल सबको अपना अपना रोल समझाती है। राजीव अपने ड्राइवर के साथ उस रास्ते की रहेटिंग करते हैं जिस रास्ते से सुनीता आती जाती है। राजीव का काम था अपनी पत्नी पर नजर रखना कि वो कहाँ जाती है और कब अकेले रहती है। कातलों का काम था कि मौका देकर काम तमाम करना है। एंजल को कत्ल से पहले ही मुंबई वापस जाना है ताकि किसी को शक न हो कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि अफेयर वाली बात सुनीता के घर वालों को भी पता चल चुकी थी। 23 अक्टूबर ही एंजल ने कातलों को 50,000 रूपए एडवांस में दे दिए। 1-2 दिनों के बाद 1.5 लाख रुपए और दे दिए और बाकी के 8 लाख काम होने के बाद मिलेंगे। सबका रोल समझाने के बाद एंजल मुंबई वापस चली गई। इसे अब फिल्मों में उतने काम नहीं मिलते थे, महीनों में 1-2 बार छोटे मोटे रोल मिल जाते थे। 26 अक्टूबर को इनके पास एक मौका था सुनीता को ठिकाने लगाने का, पर ये सुपारी के कातिल उनके घर के बाहर समोसे खाने में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से मौका हाथ से निकल जाता है। 27 अक्टूबर को सैटरडे था, इसी दिन करवा चौथ भी था। अगले दिन संडे था, स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए सुनीता घर से बाहर नहीं निकलने वाली थी। 27 अक्टूबर को सुनीता ने बड़े प्यार से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। ये बस चाहती थी कि इसका परिवार ऐसे ही सुखी रहे। करवा चौथ के दूसरे दिन सुनीता अपने स्कूल के लिए घर से निकलती है। घर से कुछ दूर सुपारी के कातिल इसका इंतजार कर रहे थे। जब सुनीता घर से निकलती है तो मंजीत कातिलों को मिस कॉल दे देता है। ये लोग होशियार हो गए। कुछ मिनटों के बाद सुनीता इन्हें नजर आने लगती है। ये लोग अपनी बाइक से सुनीता का पीछा करने लगे। घर के तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान इलाका था, जहाँ पर ये कातिल सुनीता को ओवरटेक करके स्कूटी को रोकते हैं। ये लोग हेलमेट पहने हुए थे। इन्होंने सुनीता को 3 गोलियां दाग दी, 2 सीने में और 1 पेट में। जब तक लोग वहाँ पहुँचते हैं कातिल वहाँ से फरार हो गए। 1-1.5 मिनट में वो भले आदमी अपनी गाड़ी रोकते हैं और सुनीता को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जहाँ पर सुनीता ने दम तोड़ दिया। हादसे के तीसरे दिन ही पुलिस वालों ने सारी सच्चाई का पता लगा लिया। इसमें घर वालों के बयान, सुनीता की पर्सनल डायरी का अहम रोल था। इसके बाद मंजीत को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बातों को घुमा फिरा रहा था, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में इससे पूछती है तो वो सारा सच उगल देता है। फिर एंजल गुप्ता और राजीव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। 5 अगस्त तक राजीव का ड्राइवर भी पुलिस की हिरासत में था। कुछ हफ्तों में सुपारी के कातिल भी पकड़े जाते हैं। इसके बाद चार्जशीट बनाई जाती है और दिल्ली सेक्शन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। एंजल कहती है कि इस कत्ल में इसका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, पुलिस इसको जबरदस्ती फंसा रही है। सेशन कोर्ट ने इसकी पिटीशन को खारिज कर दिया, क्योंकि इसका इस केस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था। इसका बेस था सुनीता के घर वालों का बयान, मंजीत का कन्फेशन और सुनीता की पर्सनल डायरी। एंजल की वजह से ही सुनीता को रास्ते से हटाने का ख्याल सबके मन में आया था। भले ही ये कत्ल वाले दिन मुंबई में रही हो, लेकिन साजिश में सीधी सीधी इन्वॉल्व थी। अभी ये केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है।